वर्धा के कुलपति रहे हैं। नेटवर्क की समस्याएं हैं तो थोड़ा सा हम लोग को जूझना पड़ेगा। और ही इज फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। आपने इंडियन साइकोलॉजी पे बहुत अधिक काम किया है। आपने गोरखपुर से अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है और उसके बाद आप लगातार वहीं पर प्रोफेसर रहे और आपका मनोविज्ञान विषय में योगदान अत्यधिक है। तो मैं इनवाइट करती हूँ प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र को। हेलो जी सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, साफ क्लियर आ रही है सर। मुनीश्वर दत्त उपाध्याय महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस वेबिनार में उपस्थित सभी मित्रों और छात्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी इस महामारी के दौर में आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज चर्चा यहाँ पर आरंभ की है और आदरणीय प्रोफेसर पांडे ने उसके कई प्रमुख पक्षों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया और तकनीकी गड़बड़ी से हम लोग उनकी बात को बीच में ही छोड़ दिए। मैं समझता हूं कि उन्होंने वर्तमान संदर्भ में जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं उनकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। मैं उन बातों को बिना दोहराए तो काम नहीं चलेगा, फिर भी कोशिश करूंगा कि कुछ अन्य पक्षों की ओर भी हम विचार करें। आपने चर्चा का विषय रखा है रीफॉर्मुलेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्शियसनेस एंड सोशल हार्मनी। मैं विचार कर रहा था कि इन तीनों के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है। सेल्फ या स्व का जो विचार है वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। विद्वानों का अनुमान है कि लगभग 50,000 साल पहले इस स्व का बाकी दुनिया से अलग एक कॉन्सेप्ट के रूप में आदमी ने अनुभव किया होगा। जब वो धीरे धीरे इस धरती पर खेती की ओर आगे बढ़ा, फिर उसने समूह बनाए और धीरे धीरे कुछ यूं हुआ कि हमने स्वयं को और बाकी दुनिया को एक रेखा से अलग कर दिया, पार्टीशन किया कि हम सेल्फ हैं और ये सेल्फ नहीं है। आप यह भी अनुभव करेंगे कि सेल्फ एक बड़ा विचित्र तरह का कॉन्सेप्ट है। हम जब सेल्फ के साथ इंगेज करते हैं तो हम आई के रूप में मी के बारे में विचार करते हैं। आई जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और मी जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हम खुद अपना परसेप्शन करते हैं और ये हमारी, जैसा कि प्रोफेसर पांडे कह रहे थे, सेल्फ रिफ्लेक्शन की क्षमता के द्वारा संभव है कि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। तो हम खुद अपने लिए अपना ऑब्जेक्ट का रूप बना लेते हैं और वर्तमान में सेल्फ को लेकर के मनोविज्ञान में एक प्रकार की क्रांति सी आ गई है। जाने कितने ऐसे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, लगभग 70 की संख्या है उनकी, सेल्फ स्टीम और जाने क्या क्या, मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता, आप परिचित होंगे। लेकिन सेल्फ को बड़े भिन्न भिन्न प्रकार के आयामों में देखा जाता रहा है। तो इस सेल्फ को हम
कई ढंग से देखते हैं, और जिस तरह से हम सेल्फ को देखते हैं वह देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। सेल्फ को कई प्रकार से देखने का क्या मतलब है, मैं इसे थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। बहुत सारे अध्ययन पिछले 10-15 वर्षों में हुए हैं जो भिन्न भिन्न संस्कृतियों में सेल्फ को समझने की कोशिश को लेकर के किए गए हैं। मोटे तौर पर हम लोग काफी सुनते हैं इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म, इंडिपेंडेंट सेल्फ, इंटरडिपेंडेंट सेल्फ, और इन सब का जो मुख्य विचार है वो ये है कि एक तरह की सेल्फ की अवधारणा है जो समूह से, समाज से जुड़ करके उसको देखती है, वह एक रिलेशनल सेल्फ की अवधारणा है। और दूसरी ओर वह सेल्फ है जो कि पूरी तरह से कटा हुआ है, इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, सेपरेट है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है वो। और वो उसी तरह से अपना परसेप्शन, अपना कॉग्निशन, अपना व्यवहार आयोजित करता है और इस इंडिपेंडेंट सेल्फ को सेलिब्रेट करता है, उसका उत्सव मनाता है। इतना ज्यादा कि उसकी अंतिम जो परिणति होती है वो कुछ आज की दुनिया में जो सबसे बड़ा रोग हो गया वो है डिप्रेशन का। आप जितनी तमाम एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब की जो श्रेणियां आप देखेंगे, जो माइल्ड कह लीजिए, मॉडरेट कह लीजिए डिसऑर्डर्स की, वह सबसे बड़ी संख्या है और यह पूरी दुनिया में फैली हुई है। भारत में भी जो आकलन किए गए हैं निम्हांस के द्वारा, कुछ दिनों पहले एक राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन हुआ था, उन सब में दिखाई पड़ता कि काफी बड़ी इसकी इंसिडेंस जो है वो हो रही है। तो हमने जो सेल्फ के बारे में अपनी सोच विकसित की, उस सोच का यह परिणाम है, वो एक एकांगी सेल्फ हो गया। वह सेल्फ जो है अपने आप के ऊपर ही केंद्रित हो गया, वो आत्ममुग्ध सेल्फ हो गया। नार्सिसस की कहानी हम सुनते हैं, लेकिन कुछ यही हुआ कि उस सेल्फ के केंद्र में सिर्फ वही रहा, उसी को दिखाई पड़ता है, वो खुद को ही देखना चाहता है। शायद बिल्कुल ठीक शब्द तो इसका यही है कि स्वार्थी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सेल्फिश, इस तरह का स्व आत्म केंद्रित, और उसने पार्टीशन किया, उस सारी जो दुनिया है वह उसके लिए है, वह उस दुनिया के केंद्र में है और इस दुनिया का उपभोग करना उसका धर्म है। कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिज्म, ये सब कुछ विकास के साथ, प्रगति के साथ, प्रोग्रेस के साथ आया। और इस सेल्फ को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजें हम एक्वायर करें, अर्जित करें, संपत्ति हो, धन हो, जो कुछ भी हो, रुपया, पैसा, इतना कुछ आप एकत्र कर सकते हैं, ये सब हम उस सेल्फ को बनाते चले गए। तो सेल्फ की जो यह अवधारणा हमने विकसित की आधुनिकता के प्रभाव में, वह कहाँ ले जाकर के पहुंचा रही है ये हमारे सामने दिख रहा है। आप हैप्पीनेस और लाइफ सेटिस्फैक्शन के बहुत सारे अध्ययन के बारे में सुनते रहे होंगे, और उसमें एक चीज जो निकल के आ रही है वो ये है, और काफी लंबे चौड़े डेटा के आधार पर, और जो कि काफी समय को लेकर के देखा गया है कि समय जैसे जैसे बढ़ा है, आर्थिक संपत्ति तो बढ़ती गई है, लेकिन जीवन की जो संतुष्टि है वह उस मात्रा में नहीं बढ़ रही है, उसकी कर्व जो है नीचे पड़ी हुई है। बड़ी जटिल स्थिति में हम लोग हो गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सेल्फ को जिस रूप में हमने समझने की कोशिश की और जिसको श्रेष्ठ तरीका बनाया, हमने सेल्फ स्टीम को बड़ा महत्व दिया, सेल्फ एफिकेसी को महत्व दिया। इन सब में आप देखिए तो जिस तरह का सेल्फ है वो केवल आत्म केंद्रित सेल्फ है, जिसमें दुनिया से उसका रिश्ता नहीं है।
और इस सेल्फ का जो परिणाम है वो कितना व्यापक है वह देखने की जरूरत है। आपका जो परिवेश है वो उससे प्रदूषित हो गया। आप रुपया कमाने के लिए जिन जिन तरह के तरीके अपनाए, वनों को काटा आपने, पर्वतों को गंदा किया। अब एवरेस्ट की चढ़ाई का एक बहुत बड़ा काम है कि वहां पर टनों जो कूड़ा इकट्ठा है उसको इकट्ठा करके ले आया जाए। आप ये देखिए कि हमने किया क्या। जिस सेल्फ को सेलिब्रेट करने की हमने कोशिश की उसके क्या परिणाम हुए, जब वो वह पूरे वातावरण को, वायु को, जल को, पृथ्वी को, सबको प्रदूषित कर रहा है। आपने बहुत बढ़िया विषय रखा है, रिफॉर्मुलेटिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट। जब तक हम इस सेल्फ को रिफॉर्मुलेट नहीं करेंगे, जब तक हम इसको व्यापक नहीं करेंगे जिसमें दूसरों की भी जगह हो, और उस दूसरे में केवल दूसरे आदमी, परिवार, गांव के, शहर के, देश के लोग नहीं, प्रकृति भी उसमें शामिल हो। हम जब तक इकोलॉजिकल सेल्फ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ये विचार करना चाहिए कि प्रकृति के अंदर हम हैं या हमारे अंदर प्रकृति है। आप ये देखिए, हमने अपने को इतना आइसोलेट कर लिया और सब चीजें हमसे अलग हैं। हम यह नहीं मानते हैं कि पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, इनको जीने का अधिकार है। जीना तो हम जी रहे हैं, बाकी तो सब निर्जीव हैं, उनका उपयोग हम जैसे चाहे वैसे करें, यही मान करके हम चलते हैं। हम नदियों को गंदा करते हैं, जो कुछ करते हैं वो सब हमारे सामने है, उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। अब ये प्रश्न पैदा होता है कि इस स्वा को कैसे ठीक किया जाए। मैं चाहूंगा कि आप एक नजर एक किताब के बारे में मैं उसका उल्लेख कर रहा हूँ, द कर्स ऑफ सेल्फ। ये एक लियरी नामक मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी पुस्तक है, और इसको आप पढ़िए कि जब ये सेल्फ पैदा हुआ तो अब ये इतना बड़ा भस्मासुर हो गया है कि वो एक कर्स हो गया, अभिशाप हो गया हमारे लिए, और तमाम तरह के रोगों व्याधियों का आधार हो गया है। अब आप देखिए, एक जमाना था जब ये कहा गया कि मनुष्य जो है पैदा होता है वो एक समाज में पैदा होता है, परिवार में पैदा होता है, जिसके द्वारा उसका भरण पोषण रक्षा का दायित्व होता है। तो कम से कम भारतीय हिंदू चिंतन में एक शब्द आया कि आप बहुत सारे ऋणों से लोगों के साथ जुड़ते हैं। वह गुरु ऋण भी है, ऋषि ऋण भी है, पितृ ऋण भी है, और भूत ऋण भी है। भूत का मतलब प्राणियों का, पशु पक्षी सभी। अर्थात इन रिलेशनशिप्स को आप मेंटेन कैसे करेंगे, कैसे उनको जिंदा रखेंगे, इसी में आपके जीवन का रहस्य है। अगर वृक्ष फल नहीं देंगे, अन्न नहीं मिलेगा, शुद्ध जल नहीं मिलेगा, वायु नहीं मिलेगी, तो आप कैसे जिएंगे। सेल्फ कैन नॉट सर्वाइव ऑन इट्स ओन। उसका जीना परस्पर निर्भरता के प्रिंसिपल के आधार पर ही संभव है। ऑक्सीजन न मिले तो आदमी मर जाएगा। परिवेश अगर नहीं आपको सुरक्षित अवसर देता है तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। यह हमारे सामने बड़ी बात होती है। तो यदि हम व्यापक स्व का विचार करते हैं, जिसमें दूसरों को भी जगह हो, जिसमें परिवेश के साथ भी निकटता हो, तभी तो कहा गया है परस्परम भावयन्तः। मतलब एक दूसरे की चिंता, एक दूसरे की रखवाली करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी सुशोभित होंगे। शांति पाठ वेद का करते हैं तो उसमें कहते हैं कि जल की भी शांति हो, वृक्ष की भी शांति हो, वनस्पति की शांति हो। तो दूसरे जब शांत रहेंगे, और शांत का मतलब निर्जीव रहना नहीं है, शांति में यह भी भाव है कि आप फ्लरिश करें, थ्राइव करें, आगे बढ़ें। एक जीवंत शांति की कल्पना है जिसमें जीवन जो है वो उद्दीप्त रहता है। तो इस जीवन की रक्षा करने के लिए आवश्यक है
कि हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को रिफॉर्मुलेट करें, और ये तभी संभव होगा जब हम ये पहचाने कि रिश्तों में जीवन का सूत्र छिपा हुआ है। और जब तक हम अपने परिवेश की रक्षा नहीं करेंगे, कंजर्वेशन नहीं करेंगे, मानवीय संबंधों की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक ये सब संभव नहीं। मैं नहीं जानता कि कोविड का आरंभ कैसे हुआ, पर कहीं न कहीं उसका संबंध जो है हमारे मानवीय मूल्यों के ह्रास से तो जुड़ा ही हुआ है। परिवेश के साथ आप जो कुछ कर रहे हैं, या वुहान की मीट मार्केट में या वहां की लैब में जिस किसी भी आदमी ने जो कुछ भी किया, जो कथा हमारे सामने है, जो उसका संस्करण मीडिया में हमारे सामने आया है, चाहे वो लैब से निकला हो तो भी द्रोह है मानवता के प्रति, या फिर मीट मार्केट से निकला तो वहां भी संकट पैदा होता है कि हमारे मूल्य, हमारे आचरण किस प्रकार के हैं। जाने कितने बिलियन पशु जो है वो प्रति वर्ष काट डाले जाते हैं, भोजन के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। प्रश्न है कि हम कैसा आचरण करें, कैसा जीवन हम जिए। मनुष्य जो है उसके पास रिफ्लेक्शन की क्षमता है, विचार की क्षमता है, विवेक की क्षमता है। तो वह क्षमता इसलिए है कि वह पशुओं के आचरण से थोड़ा भिन्न रहे। पशुओं में भी आहार है, भोजन करना, निद्रा है, सेक्स भी है। अब भूख, प्यास, निद्रा, सेक्स पशु में भी है, मनुष्य में भी है। फर्क क्या पड़ा? तो फर्क तो शायद यही है कि आप में विवेक की बुद्धि है। आप यह तय कर सकते हैं कि क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। और आप यह भी एक विचार करिए कि मनुष्य जो है विचार करके तब प्रतिक्रिया करता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन में पूरी तरह से विश्वास नहीं करता। वो तो एक स्तर पर होता है, जीवन रक्षा की जो स्थिति होती है वहां पर रिफ्लेक्स एक्शन होता है, बाकी जगह आप विचार करते हैं। मीनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रैंकल ने भी नाजी के दौर में कंसंट्रेशन कैंप में रहते हुए जो आधार पाया वो मीनिंग की सर्च पर ही था। तो शायद इस अर्थ की तलाश करनी पड़ेगी। हम केवल यंत्र की तरह प्रतिक्रिया करने वाले मनुष्य नहीं हैं। हम में यह विचार और विवेक कहाँ से आएगा? हम जब तक अपने आचरण को नहीं ठीक करेंगे, ये आचरण जो है दूसरों के साथ क्या रिश्ता हो, परिवेश के साथ क्या रिश्ता हो, वृक्ष के साथ क्या रिश्ता हो, जब तक इन सब पर हम ध्यान नहीं देंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। हम जिन वैल्यूज को, जिन मूल्यों को महत्व दे रहे हैं उनका परिणाम हो रही है प्रतिद्वंदिता, उनका परिणाम हो रहा है फ्रस्ट्रेशन, उनका परिणाम हो रहा है एंगर और एग्रेशन। हम ये कहते ही नहीं है कि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के रूप में दूसरों के साथ भी कुछ साझा करते हैं। हमारी पूरी साइकोलॉजी सिर्फ यही कहती है कि तुम तो बड़े अनोखे, इंडिपेंडेंट हैं, आप बिल्कुल यूनिक, एकदम लाखों करोड़ों में बिल्कुल तुम जैसा तो और कोई है ही नहीं। अब अगर हर आदमी इस अनोखेपन पर इतराता रहे और यह न देखे कि हम दूसरे मनुष्य को भी देख पाए, और यह देख पाए कि दूसरा मनुष्य भी हमारी ही तरह का मनुष्य है, तो कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। भगवत गीता में तो यही कहा जाता है कि भाई जो अपनी ही तरह से दूसरे को देख पाए उसी का देखना देखना होता है। आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पश्यति। आपको कोई गाली दे तो आपको बुरा लगेगा, और दूसरा आदमी जो है उसको अगर आप गाली देते तो उसको बुरा नहीं लगेगा। कोई आप पर गुस्सा करे तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप दूसरे के प्रति गुस्सा करें तो आपको अच्छा लगेगा। अब ये भेद आप करेंगे तो विवेक की तो आवश्यकता यह है कि आप यह निश्चित करें कि आपका आचरण ऐसा हो जो आपको प्रिय है, वह दूसरे को भी प्रिय है ऐसा महसूस करिए। इसी को आत्मोपम्य कहा गया है। आप ये महसूस तो करिए, ये इम्पैथी का भाव तो आप में होना चाहिए
तो कहीं न कहीं यूनिकनेस के ऊपर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर, सेपरेटनेस के ऊपर, ऑटोनॉमी के ऊपर, इंडिपेंडेंस के ऊपर इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्फेसिस हमने साइकोलॉजी के रूप में दी है। हम उस अकेले एकांत वाले व्यक्ति को समर्थन देते हैं और उस सामाजिक व्यक्ति को जिसके जीवन में समाज की कोई महत्ता है उस पर हम ध्यान नहीं देते। बापू अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का जीवन हमारे सामने है, जिन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये जो 5 योग का पहला चरण जो है जिसे यम कहते हैं, उनको पालन करने का अपने जीवन का आधार बनाया। उतना ही रखो जितने की जरूरत है और चोरी मत करो। जितना आपको खाना चाहिए उससे ज्यादा आप खाते हैं तो आप दूसरे का खाना चुरा रहे हैं। बड़ी बात है ये। इस तरह का जीवन आदर्श जीवन है, साधारण आदमी के लिए मुश्किल लगता है, लेकिन काम तो बड़ा बहुत ही साधारण किस्म का है। जीवन जीने का ढांचा कैसा हो ये विचार करना पड़ेगा। अगर हर आदमी चाहे कि वह पूरी पृथ्वी का मालिक हो जाए तो केवल युद्ध के अलावे और तो कुछ नहीं होगा। जब तक हम ये नहीं महसूस करेंगे कि धरती जो है शेयर्ड है, सबके साझे की है और सबको उसकी रक्षा का दायित्व है, तब तक बात नहीं बनेगी। हम अपनी चिंता करते हैं, दूसरे की चिंता नहीं करते। प्रोफेसर पांडे ने उल्लेख किया था कि किस तरह से दिहाड़ी मजदूर जो है वो कष्ट में हैं। हम उनके कष्ट की चिंता कितनी करते? लाखों की संख्या नहीं, करोड़ से ज्यादा की संख्या में उनकी उथल पुथल मची है। उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जीवन के मूल्य उसका है जो करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति। ये सामाजिक विषमता है और यह मानव के हित में नहीं है, विश्व के हित में नहीं। हम शांति, सद्भाव, हार्मनी की जब बात करते हैं तो उन सब का, सोशल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, सेल्फ के रिफॉर्मुलेशन की बात करते हैं, उन सब के केंद्र में यही है। हमको नए ढंग के आत्मबोध की जरूरत है जो व्यापक हो, इंक्लूसिव हो, जिसमें परिवेश की भी जगह हो, दूसरों की भी जगह हो, हम थोड़ी सी जगह औरों को भी दें। हमारा जीना केवल हमारे लिए, अपने लिए, ये त्वचा के अंदर जो हम मौजूद हैं वहीं तक नहीं सीमित होना चाहिए। आखिर ये सवाल तो बड़ा मुश्किल है और बड़ा पुराना भी है कि अपने को जानो, आत्मानं विद्धि, नो दाई सेल्फ, इसीलिए बार बार कहा जाता रहा है। और ये शरीर तो हमारा है और हम तो शरीर नहीं है। शरीर तो रह जाता है और हम चले जाते हैं। पता नहीं क्या रहस्य है, किसी को मालूम नहीं है ठीक से अभी तक। लेकिन कहीं न कहीं यह बात तो है, हाथ पैर यहाँ तक कि मस्तिष्क, ये सब उपकरण हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। अगर इन्हीं को हम सर्वस्व मान ले तो कठिनाई पैदा हो जाए और यही हो रहा है। तो मित्रों, आप सबसे हमारा यही आग्रह है कि व्यक्तिगत जीवन में भी और मनोवैज्ञानिक चिंतन में भी, समाज वैज्ञानिक चिंतन में भी कहीं न कहीं इस सेल्फ से डिसेंटरिंग करनी पड़ेगी। जो सेल्फ सेंट्रिक हमारा विचार है, जो इतना ज्यादा स्वार्थ परक हो गया है, वह इन सब की जड़ में है। जब तक इसका विस्तार नहीं होगा, जब तक हम दूसरे की मनुष्यता में अपनी मनुष्यता नहीं देखेंगे और अपनी मनुष्यता में दूसरे की मनुष्यता नहीं देखेंगे, जब तक सभी जीवन को, हर तरह के जीवन को जीवन नहीं मानेंगे, तब तक जीवन की संभावना नहीं। हमने जीवन का अर्थ केवल अपने जीवन से, केवल निजी जीवन से सीमित कर रखा है। मैं समझता हूँ जब तक इस आत्म का विस्तार नहीं होगा तब तक हमारी कठिनाई का समाधान नहीं है। इसीलिए मैं अपनी बात खत्म करने के पहले गीता को फिर उद्धृत करूंगा कि भैया, ये जो सेल्फ है, जो आपका स्व है, वही आपका सबसे बड़ा दोस्त है,
और वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर इसके ऊपर आपने कुछ नियंत्रण कर लिया, कब्जा कर लिया, हरा दिया इसको, जीत लिया इसको, तो आपसे बड़ा कोई जीने वाला नहीं है। और यदि आप उससे हार गए, स्वार्थी हो गए, तो फिर वह आपका सबसे बड़ा शत्रु हो गया। अंत में मैं वैदिक प्रार्थना से अपनी बात समाप्त करूंगा। असतो मां सद्गमय, जो गलत है, असत्य है, उससे सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर मां मृतंगमय, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, अमरता की ओर ले चलो। मैं आप सबके स्वास्थ्य की शुभकामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, अपने परिवेश का ध्यान रखेंगे, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखेंगे। सबके जीवन में ही हमारा भी जीवन है। आपने मेरी बात सुनी, मैं इसके लिए आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ इन विचारों में कुछ आपको जगाने के लिए विचार के तंतु जो है मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग केवल शरीर नहीं है, समथिंग इज रिसाइड इनसाइड आवर बॉडी, और वो कुछ अलग है। और उस चेतना का विकास करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमें एम्पैथी होना हमारे अंदर बहुत आवश्यक है। हमें दूसरों के प्रति तद्यानुभूति होना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका ये लेक्चर हम लोग के लिए बहुत प्रेरणादायक रहेगा और हम सब इससे सीखेंगे। मैं निशा सिंह अपने महाविद्यालय की तरफ से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद सर। मैं ये ना यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जनक पांडे सर मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं और वो यहाँ पर अभी उपस्थित हैं। ही वांट टू कंक्लूड ऑल हिज लेक्चर्स, सो शायद वो अभी जा चुके हैं क्योंकि उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था, निशा आई एम हेयर एंड आई वांट टू कंक्लूड माय लेक्चर। तो अभी शायद वो फिर से चले गए हैं। कोई बात नहीं, मैं रश्मि मैम से ये प्रार्थना करती हूँ, कृपया आप आएं और हम सबको अपने लेक्चर से ज्ञानार्जन करने का मौका दें। प्रोफेसर रश्मि एयू डिपार्टमेंट की फॉर्मर हेड HOD रह चुकी हैं। वो मेरी टीचर हैं और मैं बड़े ही